आफ्टर हियरिंग जवान ए थॉट कम्स जस्ट ए ब्लॉकबस्टर मूवी और मच मोर देन दैट। और इस मूवी में ऐसा क्या है कि इट अर्नड सो मच रिस्पेक्ट एंड सो मच मनी एंड इवन द आनंद महिंद्रा सर ऑफ द महिंद्रा ग्रुप टोल्ड to declare Shah Rukh Khan a natural resource. Let's really discuss each and every point which really matters. Hi guys, welcome to In Between. I'm your host Kiran. So the story goes like this. इंडिया के बॉर्डर क्रॉसिंग पे एक टेररिस्ट ग्रुप कुछ आर्मी के जवानों को और ट्रक ड्राइवर्स को बंदी बना लेता है। फिर उन्हें बचाने के लिए विक्रम राठौर जो कि शाहरुख खान भाई हैं और जो कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर भी हैं, वो उन्हें बचाने का एक मस्त प्लान बनाते हैं। लेकिन ये सारी स्क्रिप्ट जो है ये उरी मूवी की हो जाएगी। तो इस पर कहानी में आता है ट्विस्ट ये आता है कि जो वो गन्स वहाँ पे लेके जाते हैं MI-1486 असॉल्ट राइफल्स, वो उनकी चलती ही नहीं है। तो शाहरुख खान भाई NB की राइफल्स को यूज़ करके बड़ी मुश्किल से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और सभी लोगों को बचा भी लेते हैं। इस सब के बाद मिस्टर राठौर को बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो मिस्टर काली जो कि 4th लार्जेस्ट गन मैन्युफैक्चरर है उसको इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं। इंक्वायरी में बुलाने के बाद मस्ती मजाक क्वेश्चन सेशन में वो उनकी बेइज्जती कर देते हैं। इस पर मिस्टर काली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर राठौर से बदला लेने का सोचता है। फर्दर कहानी में मिस्टर राठौर को वो एक एरोप्लेन में लेके जाते हैं और राठौर को दूसरी कंट्री में फेंक देते हैं, जिस पे मिस्टर राठौर की याददाश्त भूल जाती है। मिस्टर काली एंड कंपनी पुलिस की हेल्प के साथ मिस्टर राठौर की बीवी को फोर्स करती है कि वो ये एक्सेप्ट कर ले कि मिस्टर राठौर ने कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करी है। इस पे मिस्टर राठौर की बीवी जो कि दीपिका पादुकोण है उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो 3 पुलिस वालों को मार देती है, जिसमें से एक की हत्या वो एक पेन से ही कर देती है। इसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करता है कि मिस्टर राठौर की बीवी को फांसी दे दी जाएगी। लेकिन जैसे ही मिस्टर राठौर की बीवी को फांसी दे रही होता है, ये पता लगता है कि मिस्टर राठौर की बीवी तो प्रेग्नेंट है, तो उसको फांसी दे नहीं सकते। तो इसके बाद में ये वो डिसाइड करते हैं कि उसको 5 साल के बाद उसको फांसी दी जाएगी। इसी बीच मिस्टर आज़ाद जो कि मिस्टर राठौर के ही बेटे हैं वो पैदा हो जाते हैं और वो 5 साल जेल में ही काटते हैं। 5 साल के बाद मिस्टर राठौर की बीवी को फांसी दे दी जाती है। तो मिसेस कावेरी जो कि उसी जेल की जेलर है वो मिस्टर आज़ाद को एक्सेप्ट कर लेती है और कड़ी तपस्या और मेहनत करने के बाद मिस्टर आज़ाद IPS ऑफिसर बन जाते हैं और फॉर्चुनेटली वो उसी जेल के जेलर भी बन जाते हैं। क्योंकि ये जेल एक वुमेन जेल है तो यहाँ पे जेल के अंदर ही बहुत ही मस्त नाच गाना किया जाता है और मिस्टर आज़ाद कैदियों के साथ में मिलके ही कुछ सोशल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए मस्त प्लान बनाते हैं। मिस्टर आज़ाद एंड कंपनी 3 सोशल इशू को एड्रेस करती है। फर्स्टली एग्रीकल्चर, सेकेंडली हेल्थ एंड थर्ड वन इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड पॉलिटिक्स। तो वी विल डिस्कस ईच वन ब्रीफली। लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर। मिस्टर आज़ाद पॉइंट्स आउट करते हैं कि नियरली 13,000 फार्मर्स ने पिछले कुछ सालों में सुसाइड अटेम्प्ट किया है। फर्दर उन्होंने जो बैंक से लोन लिया हुआ है वो उस लोन को वापस नहीं दे पा रहे हैं एंड इस पे बैंक के जो मुस्तंडे हैं वो उनसे बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से लोन लेने की कोशिश करते हैं। फर्दर मिस्टर आज़ाद पॉइंट आउट करते हैं कि अमीर लोगों को जो लोन है वो 8% पे दिया जाता है एंड जो गरीब लोग हैं और गरीब फार्मर्स हैं उनको 13% पे लोन दिया जाता है। सो इट्स लुक लाइक इट्स ए ग्रेव प्रॉब्लम। लेट्स सी सम डाटा। 2009 से 2016 के बीच में नियरली 23,000 फार्मर्स जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। फर्दर 2018 और 2019 में नियरली 5,000 से 6,000 फार्मर्स सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अगर हम परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर टू द GDP और परसेंटेज पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन ईच सेक्टर का ये डाटा निकालें तो हमें ये पता लगता है कि नियरली 21% ऑफ द GDP is contributed by the 44% of the population or we can also say that 44% of the population जो है वो प्राइमरी सेक्टर में है और वो नियरली 21% of the GDP को कंट्रीब्यूट कर रहा है, which also indicate कि इनका per capita contribution to the GDP is lowest and that's why they have the low earning power। इसका रीज़न ये भी हो सकता है देयर मे बी ए डिस्ट्रेस इन द सेकेंडरी और द टर्शियरी सेक्टर, जिसके कारण जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आ रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स द एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, जो भी चीज़ें जो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में लिंक्ड हैं उसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। अगर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में डिस्ट्रेस है तो लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करेंगे। और फर्दर इट मे बी ड्यू टू द लैंड रिफॉर्म्स दैट द इंडिया हैड डन। अब लैंड रिफॉर्म से क्या हुआ था, जो भी ज़मीनें बड़े बड़े ज़मींदार और जागीरदारों के पास थी वहाँ से ज़मीनें लेके उन्होंने गरीब लोगों को दे दी और इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर पीपल, जिसके कारण क्या हुआ ओवरऑल जो लैंड है वो बहुत ही सारे लोगों में बंट गई। फर्दर जब उनके सन्स हुए, ग्रैंडसन्स हुए और एंड में एक छोटा पीस ऑफ लैंड जो है वो एक पर्सन के पास रह गया है। डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड इज नॉट एट ऑल इकोनॉमिकल एंड फर्दर जो उन्हें सीड्स लेना है, हर्बिसाइड लेना है, पेस्टिसाइड्स लेने हैं, उसके लिए उन्हें एक लोन लेना पड़ता है
और फर्दर अगर वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो जाती है या कम होती है तो दे आर ड्रैग्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन। फर्दर सरकार इस मैटर में क्या कर रही है, सरकार फार्मर्स को सब्सिडीज दे रही है इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, हर्बिसाइड्स एंड इन पेस्टिसाइड्स। फर्दर उन्हें एक MSP दैट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है अपनी क्रॉप्स के लिए। एंड बैंक्स हैज टू मैंडेटरीली गिव लोन्स टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन द फॉर्म ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये सारा डाटा अपने आप में कंप्लीट नहीं है अनलेस एंड अनटिल वी कंपेयर इट विद चाइना, बिकॉज चाइना एंड इंडिया हैज द सेम पॉपुलेशन। अगर हम चाइना के परसेंटेज पीपल निकालें जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, जो कि नियरली 21% के आसपास निकलता है, जबकि ये नंबर इंडिया में 44% है। तो ये क्लियर है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया में भी एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टर्शरी सेक्टर दैट इज द सर्विस सेक्टर में मूव करेंगे। फर्दर अगर हम परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू द GDP निकालें तो चाइना में एग्रीकल्चर सिर्फ 7% ऑफ द GDP है और इंडिया में ये नंबर नियरली 20% के आसपास है। इन द एंड अगर गवर्नमेंट फ्री सब्सिडीज और फ्री की मनी भी अगर फार्मर्स को दे देती है तो भी ये जो बिजनेस है दैट डूइंग एग्रीकल्चर ऑन ए वेरी स्मॉल पीस ऑफ ए लैंड इज ए वेरी नॉट प्रॉफिटेबल बिजनेस और हैविंग ए वेरी स्मॉल मार्जिन, राइट। और अगर इसमें थोड़े भी अंडरलाइन कंडीशंस अगर चेंज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बारिश आ जाती है बहुत ही ज़्यादा या बारिश नहीं आती है, तो उस केस में एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्ट्रेस फार्मर्स को फेस करना ही पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ। मिस्टर आजाद पॉइंट आउट करते हैं कि नियरली 60 चिल्ड्रन मर जाते हैं जस्ट बिकॉज एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज की वजह से। तो इसके ऊपर मिस्टर आजाद सोल्यूशन निकालते हैं कि वो एक हेल्थ मिनिस्टर को शूट करते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं और सारी सर्विसेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विद इन नेक्स्ट 5 आवर्स में करवा देते हैं। लेट्स चेक सम डाटा from National Health Profile 2022 life expectancy at birth. We can see that there is a clearly uptrend line which is very good. Another is the infant mortality rate. We can see that there is a clearly a downtrending line. So we can say that the India has improved. अगर हम गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देर आर नियरली 60,000 हॉस्पिटल्स विच इंक्लूड द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड इसके अंदर नियरली 8.5 लाख हॉस्पिटल बेड्स हैं। जबकि यही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम प्राइवेट में देखें तो दे हैव द नियरली कैपेसिटी ऑफ द 15 लाख हॉस्पिटल बेड्स और नियरली 50,000 हॉस्पिटल्स। तो इट इज़ क्लियर दैट नियरली 62% ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में प्राइवेट है, जबकि 38% ही गवर्नमेंट है। नाउ इट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज़ लैगिंग बिहाइंड द प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर and also people has to pay more money. Further हम अगर distribution of the government hospital beds का निकालें तो ये पता लगता है कि nearly 63% of the hospital beds are available in the urban areas and nearly 37% of the hospital beds are available in the rural areas. लेकिन population अगर distribution अगर urban और rural का निकालें तो it is just the opposite. Urban population is nearly 36% whereas the rural population nearly 64%. And it's a matter of concern दैट रूरल पॉपुलेशन जो कि 64% है उन्हें केवल 37% ऑफ द हॉस्पिटल बेड्स ही अवेलेबल है, जबकि अर्बन एरियाज़ में जहां पॉपुलेशन नियरली 36% रहता है उन्हें 63% ऑफ द हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल है। इससे मेजर कंसर्न एंड ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग गलत हों, लेकिन अगर कोई इसमें एक्सपर्ट है तो वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, कमेंट इफ़ यू नो अबाउट दिस। The whole analysis is incomplete unless and until we compare it with China, because India and China has the same population. Let's compare it with China and see the numbers. China nearly 6% of the GDP हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि इंडिया नियरली 3% ऑफ द GDP हेल्थ सेक्टर में स्पेंड कर रहा है। अगर हम चाइना का GDP देखें तो इट इज़ नियरली 20 ट्रिलियन, इंडिया का GDP इज़ अबाउट 3.7 ट्रिलियन। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू में देखें तो चाइना इज स्पेंडिंग नियरली 1200 बिलियन USD इन हेल्थ सेक्टर, वेयर एज द इंडिया स्पेंडिंग नियरली 100 billion. It is clear that China is investing nearly or spending nearly 10 times as compared to India, which is a huge number. And also we can see that in the coming years, 20-30 years, India may also be spending the same as China. So यहाँ से सीधा यहाँ से इंडिया के पास 10 times ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी है। Talk about the manufacturing politics and elections. मिस्टर काली एक मस्त प्लान बनाता है कि अगर उसकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो ऐसी इंडस्ट्री को इंडिया में लेके आएगा जिनका कि एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही बैड इम्पैक्ट है। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और फंड्स को रोल आउट करता है, लेकिन मिस्टर आज़ाद और मिस्टर राठौर EVM दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और फंड्स को कैप्चर कर लेते हैं
और पूरे देश की ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप किसी पॉलिटिशियन को वोट करते हैं तो आपको इससे ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपके लिए क्या करेंगे, उसके बाद भी ही आपको सोच समझ के उसको वोटिंग करना चाहिए। तो उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा देश की ऑडियंस को इन्फॉर्म किया कि आप एक जागरूक बनिए और आप सोच समझ के ही अपना वोट जो है ऐसे पॉलिटिशियंस को दीजिए जो आपके लिए और आपकी प्रगति के लिए काम करें। लेट्स टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यूएसए और यूरोप जो हम आज की डेट में देख रहे हैं, ये 1700 से लेके 1950 के बीच में एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह थे, बट द मैन्युफैक्चरिंग हब्स कम्स एट ए कॉस्ट विच इज़ द पोल्यूशन। फर्दर उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया दैट द इंडस्ट्री कैन बी मूव टू द चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड 1970 ऑनवर्ड्स एंड 1980 ऑनवर्ड्स उन्होंने जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उन्होंने उसे चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में मूव ऑन कराया, जिसके कारण चाइना और साउथ ईस्ट एशिया का भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज और अफ्रीका जैसे कंट्रीज जहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट उस स्टेज तक नहीं हुआ है और फर्दर उनको डेवलप करना है, बट श्योरली इट विल कम एट ए कॉस्ट। नाउ द होल वेस्ट और जो वेस्टर्न मीडिया है वो यही बोलता रहता है कि दैट यू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग एंड यू स्टॉप डेवलपिंग बिकॉज यू आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। लेकिन जो 1750 से लेकर 1950 के बीच में जो वेस्टर्न ने अपना एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया है उसका कोई आंसर नहीं है। विल हैपन विद इंडिया एंड अफ्रीका, एज इंडिया जो है वो अभी मैन्युफैक्चरिंग में डेवलप कर रहा है एंड श्योरली इट विल कम्स एट ए कॉस्ट। जब पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया को ये बोल रहा होगा कि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स को बंद करिए बिकॉज यू आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, बट वी नीड टू डेवलप। सेम थिंग विल हैपन विद द अफ्रीका। अफ्रीका जहाँ पे अभी तक इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, आने वाले 10-20 सालों में देयर विल बी ह्यूज डेवलपमेंट इन अफ्रीका। दे विल बी पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट एंड द होल वर्ल्ड विल बी टेलिंग द अफ्रीका कि आप अपने पोल्यूशंस को कंट्रोल करिए, आप मैन्युफैक्चरिंग को बंद करिए। लेकिन द अफ्रीका हैज़ टू डेवलप बिकॉज दे हैव नो अदर way. If we compare the manufacturing industry of India and China and also the capital investments in China with respect to India, we can see that China is nearly about 7 trillion industry, whereas India is about only 1 trillion, right? So there is a clear cut scope for India to grow from 1 trillion to 7 trillion of GDP, and there is a 7 times opportunity for India to grow. In the coming 20-30 years, India will grow with a faster pace. The movie has addressed some of the important issues in the agriculture, health and manufacturing sector. The big question we need to ask ourselves, are these one the right solutions? For example, agriculture, अमीर लोगों से पैसे ले लेना और गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हेल्थ सेक्टर, हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप कर लेना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को इंडिया में ना लगने देना। पॉलिटिक्स, ईवीएम को कैप्चर कर देना। The big question we need to ask ourselves, are these one the right solutions or there may be better solutions to address these problems? The movie has combined a lot of things which are totally not linked, or we can say that more than entertainment, it used all the arsenals to make it a big hit. For example, IPS officer, army officer, killing a IS officer for not signing a agreement, hijacking a metro, taking money from the rich people and distributing it to the poor people, environment disaster by industries, and further the more important social issues in agriculture, manufacturing and health industry and also the politics. However, हमने agriculture, health and manufacturing industry को discuss किया है, and when comparison to China, we are clearly seeing a scope for improvement. We would like to hear from you and kindly comment your views. I hope you have liked the video. If you have liked the video, like, share and comment, and thank you for being a part of In Between.